जय हिंद फ्रेंड्स। महात्मा गांधी से नफरत करना बहुत आसान है। बहुत किसी ऐसे व्यक्ति से नफरत करना बहुत आसान है जिसको आप समझ नहीं पाते हो। आप गुस्सा करते हो, आप परेशान होते हो, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, दुनिया में एक सबसे बड़ी बात है कि एक आप निर्णय लेते हो कि मुझे इस व्यक्ति के प्रति कैसा बर्ताव करना है। एक निर्णय होता है जो आपसे दुनिया करवाती है। जितने निर्णय आप दूसरे की नजरियों से लेते हो, मतलब अगर आप किसी से इसलिए नफरत करते हो क्योंकि आपने सुन रखा है, आप गलत करते हो। मतलब मैं और कुछ तो नहीं कहूंगा आपको कि आप बुरे आदमी हो या आप ऐसा वैसा है, लेकिन आप गलत करते हो। आप सोचो कि जिस वक्त जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया होगा, उस समय लोगों को एहसास नहीं रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं। और यही बात जीसस क्राइस्ट ने मरते वक्त कही भी। यही बात जीसस क्राइस्ट ने मरते वक्त कही भी कि प्रभु इनको माफ कर देना, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे आज आप देखो, भारत में इतनी चुनौतियां हैं, इतनी परेशानी है, और भारत में सबसे ज्यादा यूथ है तब पर भी, और 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं। 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं। अब इस 80% को बजट तो समझना ही चाहिए। चलो 80% अगर नहीं भी समझे तो 60% को तो बजट समझना ही चाहिए। आईएएस की तैयारी जब लड़का करने आता है तो सबसे पहली बात पता है क्या पूछता है? सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। और यहीं से बात स्पष्ट हो जाती है कि बेटा तुम्हें सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े पूछने का मतलब शुद्ध है, शुद्ध, कि आपको ह्यूमैनिटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। और प्रेस प्रजातंत्र का चौथा पिलर है। यानी आपकी पढ़ाई ऐसी हुई कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की स्थिति में ही नहीं है। आप देखो इस देश का दुर्भाग्य। मतलब एक होता है ना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने, आप सोचो भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, और डेमोक्रेसी का चौथा पिलर क्या है? डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है न्यूज़पेपर। और यहां का लड़का जब आईएएस की तैयारी करने आता है तो पूछता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। मतलब वहीं पर एक सूचना मिलती है कि यार अब बजट आया मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस बजट का कितना हिस्सा एजुकेशन को गया, कितना हिस्सा एग्रीकल्चर को गया, कितना हिस्सा डिफेंस को गया, कितना हिस्सा हमारे आरएनडी पर गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर गया। तभी तो आप सरकार बनाएंगे। आपको क्या चाहिए? भारत के नागरिकों को क्या चाहिए? भारत का विकास, उनका विकास और भारत का विकास। लेकिन बजट को समझे बिना, बजट को समझे बिना क्या यह संभव है कि आप सरकार चुन लें? तो जब संभव ही नहीं, आप बजट समझते ही नहीं है,
तो फिर भारत में चुनाव किस पे होगा? तो फिर भारत में चुनाव होगा जाति पे, जिसे आप समझते हैं। तो फिर भारत में चुनाव होगा धर्म पर, जिसे आप समझते हैं। तो फिर भारत में चुनाव होगा क्षेत्र पर, जिसे आप समझते हैं। अब सोचो, आज 80% लोग शिक्षित हैं, जो कि बहुत अच्छी संख्या है, और तब देश की यह दशा है। उन्नीस सौ 15, आज 80% लोग शिक्षित हैं। शिक्षित, आज 80% लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड है, और तब वो अपने प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे वैज्ञानिक आधार पर। और 1915 में 90% अशिक्षित, सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से जूझ रहे, और भारत राष्ट्र ही नहीं है। आज 80% शिक्षित है, आय का साधन बहुसंख्यक लोगों के पास है, और भारत एक राष्ट्र है। आप देखो, इनकम भी है लोगों के पास, और इंडिया इज अ नेशन, भारत एक राष्ट्र है। आप इसको देखो, सोचो, कंपेयर करो। सिर्फ क्रोध करने से सिर्फ आपको कोई कहीं भी खींच सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एजुकेशन कायदे से नहीं ली। आप नफरत करते हो लीडर ऑफ अपोजिशन से। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? विपक्ष का नेता। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? विपक्ष का नेता। सरकार को आईना दिखाता है, तो सरकार का दुश्मन नहीं होता। लेकिन हमारे देश में बहुसंख्यक लोग कहते हैं विपक्ष मतलब दुश्मन। अगर क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तभी तो टीचर अच्छा होगा। अगर क्लास में स्टूडेंट ही अच्छे नहीं होंगे तो टीचर कैसे अच्छा होगा? और इस परिस्थिति में एक आदमी भारत में एक्टिव होता है, भारत पहुंचता है, मोहनदास करमचंद गांधी। आप जानते हैं इनकी तारीफ किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आप चाहते थे कि यह व्यक्ति 90% लोगों को ले आके आग में झोंक दे? गांधी जी ने गोली नहीं चलाई। कैसे चलाते? बताओ। आज जब 80% लोग शिक्षित हैं, लोगों के पास इनकम है, भारत एक राष्ट्र है, तब वो राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता नहीं चुन पा रहे। खुद ही चुनते हैं और फिर गाली देते हैं, फिर कहते हैं भैया नेता लोग लड़ा रहे हैं, भैया नेता लोग बेवकूफ बना। नेता लोग क्यों करेंगे ऐसा? क्या जरूरत है उनको करने की? उनको पता है कि आप लड़ोगे। आपको नहीं पता बजट के बारे में, आप नहीं पढ़े, आप नहीं अवेकेंड हो, आप ये सब नहीं समझते हो।
आपने अपने नौकर को 20,000 रुपया दिया कि जाओ खरीदारी कराओ बाजार से, तो वो आया तो आप हिसाब लोगे ना, और आप हिसाब ही नहीं लेते, फिर वो पैसा लुटाने लगेगा। तो जब आप हिसाब नहीं लेते और वो पैसा लुटा रहा है, तो आप क्यों उस पर चिल्ला रहे हो? क्यों? क्या मतलब है आपके चिल्लाने का? तो गांधी जी को गाली देने से ज्यादा, और सुनी सुनाई पे गाली मत दीजिए। गाली भी अगर देना है आपको, मान लीजिए कि ठीक है मुझे नहीं पसंद है वो आदमी, तो सुनी सुनाई बातों में मत दीजिए, पढ़िए पहले। आपको क्या लगता है कि अहिंसा एक कमजोरों का हथियार है? नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह ये कमजोरों का हथियार है? 1920 तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि पब्लिक को बाजार में ले आए, सड़क पे। 12 साल में एक सम्मेलन हुआ था 1906 में, बहुत मारा था पुलिस ने। 12 साल कन्वेंशन, स्वदेशी मूवमेंट के समय 12 साल में एक सम्मेलन हुआ था, बहुत मारा था पुलिस ने। जलियांवाला बाग में लोग किसी को मारने आए थे, तो बैसाखी का दिन था, लोग बैसाखी के दिन में उस पवित्र सरोवर में स्नान करने आए थे। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, और कैसे जनरल डायर ने बेरहमी से लोगों को मारा। और ये आदमी 1920 में असहयोग आंदोलन, हजारों लोग सड़क पे घूम रहे हैं, पर सरकार मार नहीं पा रही है। क्यों? क्यों नहीं मार पा रही? पहली बात तो उन हजारों लोगों को सड़क पे लाना, एक ऐसे राष्ट्र में 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिस राष्ट्र में लोग 90% लोग गरीब, 90% लोग अशिक्षित, राष्ट्र है ही नहीं, उस राष्ट्र में मास मूवमेंट करना, जन आंदोलन, आपको आश्चर्यचकित नहीं करता? बताओ, आपको यह चीज आश्चर्यचकित नहीं करती कि 90% लोग गरीब, 90% अशिक्षित, भारत राष्ट्र है ही नहीं? कैसे इस आदमी ने लोगों को बाहर बुलाया होगा? मित्र, गाली देना बहुत आसान है, किसी को भी, किसी को भी। और गाली इसलिए देना क्योंकि दूसरा आपको ऐसे ऐसा सीन दिखा रहा है। आचार्य रजनीश, ओशो जिसको हम कहते हैं, मैं इतने लोगों से मिला, सबने, ज्यादातर लोग उसे गाली देते थे। आज आज ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि मेरा जीवन उस आदमी की वजह से बदला था। बस एक किताब उसने, एक भाषण दिया, संभोग से समाधि, लोगों ने समाधि नहीं पकड़ा, संभोग पकड़ लिया। आप में से कितने लोग हैं जो परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं सेक्स को? किसी चीज से आप तभी मुक्त होते हैं जब आप उसे समझते हैं। आप डिप्रेशन समझ ही नहीं पा रहे क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे आप।
आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है। आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास प्रायोरिटी नहीं है, आप तपस्या का मतलब नहीं जानते, आप सब कुछ चाहते हो मिल जाए, ऐसे ही ऐसे ही बस। रामायण जानते हैं आप, महाभारत जानते हैं, कृष्ण का जीवन के बारे में सुन रखा है, प्रभु राम के जीवन के बारे में सुन रखा है। आप बताइए, इन लोगों ने तपस्या नहीं की? असहयोग आंदोलन, सड़क पे पब्लिक भजन गा रही, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम इनको सम्मति दे भगवान। आप किसी घर के सामने खड़े हैं, कह रहे तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, वो आदमी आके आपको मारेगा? बताओ, वो आदमी आके आपको मारेगा? अपनी बात किसी से कहना कितनी ताकत की बात है, सत्य के लिए आग्रह करना। लोग कांस्टेबल से बात नहीं कर पाते, लोग क्लास टीचर से बात नहीं कर पाते, लोग बॉस से बात नहीं कर पाते, और वो आदमी साम्राज्य के सामने खड़ा है कि हमारी बात सुनो। त्याग और तपस्या का अर्थ समझ में आया उस आदमी को, तभी तो आदमी सन्यासी बन गया। आश्रम खोला, टॉलस्टॉय आश्रम, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम। आश्रम मतलब जहां लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, किसकी? त्याग और तपस्या की। आश्रम बहुत प्यारा शब्द है इस देश में। मतलब मैंने असहयोग आंदोलन पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे यार क्या बात है, जीवनी पढ़ी है उस आदमी की, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। हम सब सेंसस पे जीते हैं, हम सबका जीवन सेंसस पे शुरू होता है, और समाज में सेंसस का विरोध है। हमारा जीवन किस पे? इंद्रियों पे, मन और इंद्रियां। अब मन और इंद्रियां जहां है वहां व्यक्ति, मान लो व्यक्ति है एक्स, तो ये काम की तरफ भागेगा ही, क्रोध इसको होगा ही, लोभ इसको होगा ही, मोह इसको होगा ही, ये सब होगा इसको, क्योंकि ये इनका गुण है। अगर तुम काम के प्रति आकर्षित हो, स्त्री के प्रति आकर्षित हो, पुरुष के प्रति आकर्षित हो, तो तुम बुरे आदमी हो। तुम मन और इंद्रियों के आधार पर जी रहे हो, ये गुण है इनका, गुण। और समाज कह रहा है ये सब गलत है। अब समाज कह रहा है कि ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया नहीं करना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है दमन। बात मत करो, बोलो मत। तो इस दमन का, इन दोनों का परिणाम है डिप्रेशन। क्योंकि आप तो निरंतर बाहर भाग रहे हो, और आज के समय में जब हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर चीज वो बैठकर अकेले देख सकता है। और क्या कहा गांधी जी ने? अपनी कहानी सुनाई कि उनके पिताजी की मृत्यु हो रही है और उनका मन पत्नी में लगा हुआ है, सेक्स में लगा हुआ है। लिखा उन्होंने अपनी जीवनी में। और डॉक्टर ने कहा कि आज की रात नहीं टलेगी। मतलब सोचो, किसी का पिता मरने वाला है और वो, उसका मन काम में लगा हुआ है, सेक्स में लगा हुआ है।
और वो व्यक्ति अपनी जीवनी में लिख रहा है। यहां लोग चाहते हैं हमारी बात कोई का पता ना चले, भैया हम कोई जान ना पावे, भैया भैया कोई जान ना पाए, भैया हमारी बात भैया किसी को पता ना चले। सब कहते हैं हम सच झूठ नहीं बोलते, सब बोल रहे हैं, सब कहते हैं हम बेईमानी नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। अब इस डिप्रेशन में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, कामी क्रोधी लालची इनसे कुछ ना होए। कबीर कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। मैं कहता हूं कामी क्रोधी लालची, मैं गुजरा हूं इस जीवन से, मैं आपके दर्द को क्यों इतने अच्छी तरह से समझता हूं, मैं इन दर्दों से गुजरा हूं। कुछ समझ में ही नहीं आता था, पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी, किताब देखने का मन नहीं करता था, और सब कहें पढ़ो। और सब लोग कहें पढ़ो, पढ़ोगे नहीं बर्बाद हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं बर्बाद हो जाओगे। अब भैया जब किताब देखने का मन नहीं कर रहा है तो कैसे पढ़ लें? और किताब पढ़ने का एक ही सूत्र है, मन शांत होगा, किताब विजुअलाइज होगी। पढ़ना मतलब सिर्फ उसका रीड करना नहीं, पढ़ना मतलब जब आप पढ़ोगे, एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो पैराग्राफ विजुअलाइज होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो आपने किताब उठाई और एक पैराग्राफ उठा, इन द वर्सेस कोटेड अबव वी हैव from an authentic source all important teachings on how to bring about desirable transformation in the guna combination in our mind. अब इसका पिक्चर बन रहा है। Control of mind in its creative and positive aspect is this inner transformation. Until this is achieved, no true work is really done for gaining control over the mind. अब मैं पढ़ता हूं जब, तो मैं सिर्फ पढ़ता नहीं हूं, उसका यहां फिल्म बनती है, फिल्म, एक चित्र बनता रहता है। तब मुझे पता चला कि यार ध्यान का रोल क्या है। ध्यान, एक बार जो है बुद्ध जा रहे थे, अब तो रास्ते में एक नदी पड़ी, तो वहां आनंद ने उनसे पूछा कि महाराज अशांत मन को शांत कैसे किया जाए? रह जाओ, सामने में से नदी में से एक लोटा पानी ले आओ। तो कुछ देर पहले उस नदी से बैलगाड़ी गुजरी थी, तो पानी बड़ा गंदा था। तो आनंद जी गए और आए, वे बोले महाराज पानी बहुत गंदा है, बैलगाड़ी गुजरी है और पूरा धूल मिट्टी भरी हुई पानी में। कहे कोई बात नहीं, कुछ देर बाद चले आना। 4 घंटे बाद फिर भेजा, बोले अभी भी थोड़ा बहुत गंदा है। कहा अच्छा ठीक है, फिर भेजा। शाम को तब एक लोटा जल, शुद्ध जल भर के लाए। बोले जल शुद्ध कैसे हुआ? धीरे धीरे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। ऐसे मन आप देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, भागता रहेगा, भागता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप, जब आप उससे जुड़ोगे नहीं, कनेक्ट नहीं होगे, सिर्फ उसे देखोगे, धीरे धीरे अपने आप शांत होता चला जाएगा। और जब मन शांत होगा तभी पढ़ाई होगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ लो, आप दिल्ली पढ़ लो, कलकत्ता पढ़ लो, लंदन पढ़ लो, मंगल पे चले आओ, दूसरी गैलेक्सी में चले आओ, कोई फायदा नहीं है। मतलब स्टूडेंट के जीवन में ध्यान अनिवार्य है। अच्छा मान लो खड़े होके पढ़ो, भूखे पेट पढ़ो, जब तक पढ़ रहे हो तब तक कुछ मत खाओ। ऐसा नहीं कि दिन भर मत खाओ, शाम को एडमिट हो गया हॉस्पिटल में। तो गांधी जी
का ये कहने का मतलब नहीं है कि आप मार खाओ दूसरों से ना। 1942 में उन्होंने कहा ना, 1920 में एक छोटी सी घटना घटी चौरी चौरा, उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। 1920 में एक छोटी सी घटना घटी चौरी चौरा, 22 में एक छोटी सी घटना घटी चौरी चौरा। एक घटना, छोटी तो नहीं थी पर एक ही घटना थी चौरी चौरा। मतलब पुलिस वालों को थाने में बंद करके पुलिस थाना और पुलिस वालों समेत आग लगा दिया, एक घटना। और गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया, कहा मुझे हिंसा पसंद नहीं। 1942 में जब सब तरफ हिंसा शुरू हुई, वायलेंस शुरू हुआ, सब तरफ, चारों तरफ, तो अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा महाराज रोकिए इसको। बोले मैं कैसे रोक सकता हूं, यहां क्या था, मुट्ठी भर लोग खड़े थे, पूरा देश यहां खड़ा था, सरकार पूरे देश को मार नहीं सकती। जगाते 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 मुद्दा सॉल्ट सत्याग्रह, क्या मुद्दा बनाया, ना मंदिर ना मस्जिद। 1930 का तुम देखो सिविल सविनय अवज्ञा, क्या मुद्दा है, सॉल्ट, सबका मुद्दा है। ऐसे मुद्दे बनने चाहिए। कोई कह सकता है कि मुसलमान कह सकता है भैया हम नमक नहीं खाते, भैया हिंदुस्तान के पानी का नमक तो हम खाते ही नहीं। या हिंदू कहते हैं कि यह अरब सागर का नमक है, अरब सागर वाला नहीं खाएंगे, सिर्फ बंगाल की खाड़ी वाला खाएंगे। बहुत महान व्यक्तित्व, काम करने का तरीका, विजन, सोचना। आप सब एक बार उनकी जीवनी जरूर पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, आपको बहुत मजा आएगा। भारत की आजादी किसी एक आदमी की तो देन है नहीं कि किसी एक आदमी की देन हो, सब लड़े हैं, लेकिन कोई सेनापति तो होता है ना, कोई मुख्य आदमी तो होता है। भारत की आजादी किसी एक आदमी की लड़ाई की देन नहीं है, किसी एक जाति की लड़ाई की देन नहीं है, किसी एक धर्म की लड़ाई की, सबने लड़ाई लड़ी है। तो आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप गांधी जी की जीवनी जरूर पढ़ें, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, फिर अपना ओपिनियन बनाएं। जिंदगी में अगर आप पढ़े लिखे हैं ना तो अपना ओपिनियन बनाइए, अपना, पढ़कर, देखकर, समझकर, है ना। जय हिंद, जय भारत।